नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह और हमारी इस खास पेशकश एमपी फाइल्स में आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के उन नेताओं के बारे में जिनका एक जमाने में सिक्का चलता था, तूती बोलती थी ऐसे नेताओं की मध्य प्रदेश में। लेकिन आज की जो राजनीतिक परिस्थितियां सूबे में बन चुकी हैं, ये तमाम नेता अपनी नई भूमिका की तलाश में लगे हुए हैं। इन्हें अब तक यकीन नहीं हो पा रहा है कि एक जमाने में जब इनके घर पर सरकारी बंगलों में कार्यकर्ताओं की, नेताओं की भीड़ लगा करती थी, आज लगभग वहां सन्नाटा पसरा रहता है। एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है ऐसे नेताओं की। क्या इनका राजनीतिक भविष्य अब होगा, कैसे ये सभी एक एक करके राजनीतिक हाशिए पे चले गए हैं, इस पर बात करेंगे आज हमारे इस विश्लेषण में। और हमारे साथ सूबे के वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र जैन जी आज मौजूद हैं, जिन्हें एक लंबा चौड़ा, अगर हम बात करें तो एनसाइक्लोपीडिया कहा जा सकता है मध्य प्रदेश की सियासत का। तो रविंद्र जी, जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा, ऐसे नेताओं की तो भरमार है जिनकी एक तरह की तूती बोलती थी, सिक्का चलता था मध्य प्रदेश में, लेकिन आज सब अपनी भूमिका तलाश रहे हैं। आज बड़े कोप भवन में जा चुके हैं ऐसे नेता। देखिए, मैं इसको कोप भवन तो नहीं कहूंगा, लेकिन रवीश पाल सिंह जी, ये बात सही है कि मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में, मध्य प्रदेश में अब तीसरी पीढ़ी का आगाज हो गया है। पहली पीढ़ी की हम बात करें तो कुशवाहा ठाकरे, सुंदरलाल पटवा, बीरेन सकलेचा, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का गठन किया। ये संस्थापक थे भारतीय जनता पार्टी के। दूसरी पीढ़ी के रूप में जो आए थे, अब उन्हें घर बिठाने का काम चल रहा है और उसमें अब 2-4 वही नेता बचे, ज्यादातर लोगों को घर बिठा दिया गया है और अब तीसरी पीढ़ी को भारतीय जनता पार्टी की कमान सौंपी जा रही है। आप मोहन यादव जी को देख लीजिए, ये तीसरी पीढ़ी के नेता हैं। आप हेमंत खंडेलवाल जी को जो प्रदेश अध्यक्ष बनाया, वो तीसरी पीढ़ी के नेता हैं। यदि आप अनुमति दें तो मेरे पास में उन नेताओं की सूची है जो आपने कहा कि जिनका मध्य प्रदेश में ऐसा लगता था कि भारतीय जनता पार्टी में इन नेताओं के बगैर पत्ता नहीं हिलता। जो भारतीय जनता पार्टी जब सबसे बड़ा नाम किसका है? अगर आप देखिए, मैं बात करूंगा उमा भारती। आज पूरी तरह खत्म, कोई पूछने वाला नहीं है। आज उमा भारती मध्य प्रदेश में एक पार्षद को टिकट दिलाने की स्थिति में नहीं है। मैं बात करूंगा लोकसभा जो अध्यक्ष रही सुमित्रा महाजन, आज उनकी स्थिति यह है कि वो अपने बेटे के राजनीति के लिए लड़ रही, कि बेटा स्थापित हो जाए, नहीं हो पाया। रघुनंदन शर्मा जो सांसद थे, बीजेपी के जो कार्यालय मंत्री रहे, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को गढ़ा है, कोई पूछने वाला नहीं है। कृष्ण मुरारी मोगे एक समय 320 सीटें बांटा करते थे, टिकट फाइनल ये करते थे। आज आप देख लीजिए, उनके बंगले पे दिन भर में 2 आदमी नहीं दिखेंगे आपको। कृष्ण मुरारी मोगे के बाद मेघराज जैन है, विक्रम वर्मा है, सत्यनारायण सत्तन है, यशोधराजे सिंधिया है, नरोत्तम मिश्रा है। लेकिन अगर हम बात करें रवि जी, तो जो आपने दूसरी पीढ़ी के नेताओं के नाम गिनाए जो कि अब घर बैठ चुकी है, लेकिन अगर हम बात करें तीसरी पीढ़ी के नेताओं की, तो उनमें तो अरविंद भदौरिया जैसा नाम शामिल है, नरोत्तम मिश्रा का नाम शामिल है, और अगर हम बात करें तो कमल पटेल भी शामिल है। देखिए, कमल पटेल और नरोत्तम ये दूसरी पीढ़ी के हैं और ये घर बैठने वाली स्थिति में आ चुके हैं। इनको जो मिलना था वो मिल गया। आप केवल अरविंद भदौरिया की अध्यक्ष पद से उम्मीद थी, फिर मंत्री शायद विस्तार हो, लोकसभा का टिकट मिल जाए, सब तमाम बातें चल रही थी। फिर लेकिन क्या हो गया कि ये दोनों ऐसे बड़े नेता, और इनमें एक नाम और जोड़ देते हैं अरविंद भदौरिया, उनका तो अभी तक कुछ दिन पहले तक नाम चल रहा था प्रदेश अध्यक्ष के लिए। देखिए, अरविंद भदौरिया को एक बड़ी जिम्मेदारी है, शायद आपको जानकारी नहीं है। मध्य प्रदेश में जितने भी कार्यालय बीजेपी के बन रहे हैं, वो कार्यालय का काम पीछे से, कहां जमीन फाइनल करनी है, कहां कार्यालय बनेगा, कहां रजिस्ट्री होनी है, ये काम अरविंद भदौरिया को दिया हुआ है। तो अरविंद भदौरिया संगठन के काम में लगे हुए हैं। अरविंद भदौरिया चूंकि चुनाव हार गए हैं, इसलिए वो अपने को लग रहा है पीछे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो खत्म हो गए। पर जहां तक मैं नरोत्तम मिश्रा की और कमल पटेल की बात करूंगा, ये दूसरी पीढ़ी के हैं और अब बीजेपी ने शायद ऐसा तय कर लिया है कि इनको विश्राम देना है। अभी इन्हीं को नहीं, अभी आप दूसरी पीढ़ी के और भी ऐसे नेता हैं, चाहे वो नरेंद्र सिंह जी तोमर हों, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, कैलाश विजयवर्गीय हों, आप देख लेना। मुझे लगता है कि ये कार्यकाल हो सकता है कि इनको भी अब विश्राम देने का मन पार्टी ने बना लिया हो। ये भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी पूरा प्रोसेस करती रहती है, इनका प्रोसेस चलता रहता है। जैसा मैंने बताया कि मचते रहते हैं, बिल्कुल मचते रहते हैं, और ये जो तय कर लेते हैं उसके बाद कितनी भी हिम्मत लगा लो। अच्छा, सबके अलग अलग गुणा भाग हैं। नरोत्तम मिश्रा जी को यदि बात करें तो नरोत्तम मिश्रा जी के पास जो भी संसाधन है, जो भी चीजें हैं, भारतीय जनता पार्टी पूरा दिल्ली तक पूरा मूल्यांकन करती रहती है। क्या अब इनको आगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है? मुझे लगता है कि अब नरोत्तम के बारे में अभी कुछ दिनों पहले तक हमें बड़ी उम्मीद थी कि शायद इनका उपयोग हो, क्योंकि वो चाणक्य माने जाते हैं बीजेपी में। लेकिन अब बीजेपी ने तय कर लिया, संकट मोचक है, चाणक्य हैं, लेकिन शायद बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने अब तय कर लिया
कि अब इनको घर बिठाना। आपने देखा प्रभात जी भी घर बिठा दिए गए थे, अब वो हमारे बीच नहीं है। लेकिन बीजेपी है जो पीढ़ी परिवर्तन के दौर से मध्य प्रदेश गुजर रहा है। ऐसे में जयंत मलैया जी तो आगे निकल आए। दरअसल क्या हुआ था, दूसरी पीढ़ी के थे। दरअसल क्या हुआ था, जयंत मलैया को तो घर बिठा दिया गया था जी। और उनकी जगह पे राहुल, वहां पर जो चुनाव हार गए थे, फिर राहुल को टिकट भी दिया था उन्होंने। राहुल फिर चुनाव वो भी हार गए, वो उपचुनाव हार गया था। जयंत मलैया एक मजबूरी समझ लीजिए बीजेपी की, कि वहां दमों में कोई दूसरा नेता नहीं है और उनके बेटे को आगे बढ़ाना नहीं है, वो सेकंड पीढ़ी को, इसलिए बीजेपी ने जयंत मलैया को दिया। लेकिन ये चुनाव जयंत मलैया का, अजय बिश्नोई का, ये मान के चलना ये सब अंतिम चुनाव है इन लोगों के। अगर हम इनसे हट जाए, नरोत्तम मिश्रा चुनाव हार गए, कमल पटेल चुनाव हार गए, अरविंद भदौरिया चुनाव हार गए, लेकिन अगर हम बात करें रविंद्र जी ऐसे विधायकों की भी जो 2023 का चुनाव जीत के आज की तारीख में कम से कम सदन में तो जाते हैं, उसमें ओपी सकलेचा भी हैं, उसमें अगर हम देखें गोपाल भार्गव जैसा वरिष्ठ विधायक है, उसी सागर जिले से भूपेंद्र सिंह भी आते हैं। तो एक तरीके से अगर हम देखें तो जिन गोपाल भार्गव की, क्योंकि 2003 से लगातार वो मंत्री रहे, 2018 के बाद भी वो मंत्री बने, जब 2020 में सरकार दोबारा बनती है, जीतने सरकार गिराने के बाद कमलनाथ की, तब भी वो मंत्री बने। भूपेंद्र सिंह लगातार मंत्री रहे और परिवहन और गृह विभाग जिसे कद्दावर विभाग उनके पास में रहे। ओपी सकलेचा भी मंत्री रहे शिवराज सरकार में, हमने देखा उससे पहले की सरकार में भी वो मंत्री रहे। तो ये तो वो लोग हैं जो मंत्री पद थे, आज की तारीख में सिर्फ एक विधायक बन के रह गए हैं। और उसके बावजूद अब इनका आगे क्या, क्योंकि अभी भी ना इनके यहाँ जो दरबारों में भीड़ लगा करती थी, लोग इनसे मिलने जुलने आते थे, इनके जन्मदिन पे सड़कें जाम हो जाया करती थी इनके बंगलों के बाहर। आज लेकिन ये भी तो राजनीतिक रसातल में जा चुके हैं विधायक होने के बावजूद। देखिए मैं आपके एक एक प्रश्न का जवाब दूंगा। ओम प्रकाश सकलेचा एक जैन कोटे से मंत्री थे, लेकिन अब चूंकि चैतन्य कश्यप जैन कोटे से आ गए हैं तो उनको पत्ता काट दिया, लेकिन उनकी राजनीति अभी खत्म नहीं हुई है। लेकिन अब बात करेंगे भूपेंद्र सिंह जी की, गोपाल भार्गव जी की या जयंत मलैया जी की, ये इतने वरिष्ठ हैं कि अब पहले ही मंत्रिमंडल में इतने वरिष्ठ लोग हैं कि मोहन यादव को बड़ा अनकंफर्टेबल लगता है। आखिर उन्हें मोहन यादव को भी सक्सेस करना है, उनको भी सफलता दिलानी है, इसलिए कुछ वरिष्ठ लोगों को इस समय मंत्रिमंडल से बाहर रखा गया है। बुंदेलखंड की आप बात करें, खासकर सागर जो वो संभागीय मुख्यालय है, क्योंकि सिंधिया जी के साथ जो आए हैं गोविंद राजपूत, उनको मंत्री बनाने के बाद पार्टी ने अपने सारे नेताओं को, गोपाल भार्गव को बिठा दिया, भूपेंद्र सिंह जी को बिठा दिया, प्रदीप लाहरिया को बिठा दिया, तमाम सारे नेता वहां घर बैठे हुए हैं। मुझे लगता है कि ये केवल मोहन यादव को एक कंफर्ट देने की कोशिश की गई है। तो फिर इनका भविष्य क्या होने वाला है, यही था हमने चर्चा पे, इसी को हम समाप्त करें चर्चा। मुझे लगता है जयंत मलैया की अंतिम टिकट थी, आखिरी विधायक मान लेंगे इन सबकी। बिल्कुल मैं नहीं, गोपाल भार्गव मान सकता हूं, भूपेंद्र सिंह जी को अभी और टिकट मिल सकता है, उनके साथ एज अभी है, लेकिन ये मान सकते हैं कि गोपाल भार्गव घर बैठ सकते हैं। इस बार उन्हें अपने बेटे के लिए बड़े प्रयास कर रहे हैं, जयंत मलैया अपने बेटे के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सफलता नहीं मिल रही है। पर यह लगता है कि अजय बिश्नोई, जयंत मलैया, गोपाल भार्गव, ये इनका अंतिम कार्यकाल मान सकते हैं एज ए विधायक। तो रविंद्र जी सवाल अंत में मेरा यही रहेगा, हम उम्र को हटा देते हैं, हम उम्र के पैमाने की अभी बात नहीं कर रहे, हम ये बात करते हैं कि जिन नेताओं का एक राजनीतिक सूर्योदय हमेशा रहता था, हमेशा इनके घर में जो है भीड़ लगी रहती थी, आज इनको कोई नहीं पूछ रहा है। तो क्या सिर्फ उम्र ही इकलौता बंधन है, या फिर इनके कुछ ऐसे फैसले, या फिर इनका चुनाव हार जाना, या जीतने के बावजूद इनका मंत्री ना बनना, ये भी कुछ फैक्टर्स थे जिसकी वजह से इनकी जो राजनीतिक स्थिति है वो धीरे धीरे घटती चली गई। देखिए ये भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी में कोई आश्चर्य नहीं है। जनसंघ के अध्यक्ष को हमने घर बैठे देखा है। आपने देखा कि आज अडवाणी के, जो अडवाणी इतने बड़े नेता थे, 14 साल से कौन जा रहा है उनके घर पे। तो बड़े बड़े नेताओं को अकेला कर देना ये भारतीय जनता पार्टी की फितरत रही है और वो हमको मध्य प्रदेश में भी दिखाई दे रहा है, इसलिए किसी को आश्चर्य भी नहीं है। जिस उमा भारती के नाम पर पूरी पार्टी खड़ी हुई, वोट मांगे गए, कई चुनाव जीते गए, आज उनको कौन पूछ रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी का अपना, भारतीय जनता पार्टी का अपना नेचर है ये। नहीं, आप उमा भारती को छोड़ दीजिए, आप सुमित्रा ताई को कौन पूछ रहा है। मैं कह रहा हूं कृष्ण मुरारी मोदी आज तो फिट हैं, घूमते फिरते हैं, खूब बड़े एक्टिव हैं। उसके बाद उन्हें कौन पूछ रहा है कृष्ण मुरारी मोदी को। वो तो एक ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने इस पार्टी को गढ़ा है, खड़ा किया है मध्य प्रदेश में। ये क्या है, ये आप ये मान के चले कि भारतीय जनता पार्टी में पीढ़ी परिवर्तन की परंपरा है। कांग्रेस आज भी अपनी पहली पीढ़ी से काम चला रही है।
दूसरी पीढ़ी भी वहां सफल नहीं हो पा रही और भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश भर में तीसरी पीढ़ी लाके खड़ी कर दी। तो ये एक परिवर्तन का दौर तो है, आप इसे प्लस भी कर सकते हैं, उसे माइनस भी मान सकते हैं, लेकिन जो है वो स्वीकार करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए रविंद्र जी। बेहद खूबसूरती से आपने बता दिया कि मध्य प्रदेश में कैसे वो नेता जिनका एक समय में सिक्का चला करता था, अगर आज वो घर बैठे हैं और उनका राजनीतिक अस्तित्व कहीं ना कहीं डगमगाता हुआ दिख रहा है, तो उसके पीछे कई वजह हैं। उम्र का बंधन तो है ही, लेकिन इसके साथ ही में उनका चुनाव हारना हो या फिर भारतीय जनता पार्टी के काम करने का एक तरीका जिसमें वो सत्ता परिवर्तन को या फिर राजनीतिक परिवर्तन को काफी अहमियत देती है, ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है। तो रविंद्र जी ने बेहद बेबाकी से तमाम बातें सामने रखी और ये भी बता दिया कि ऐसे नेता, भले ही उनमें उमा भारती जैसी पूर्व मुख्यमंत्री हो या फिर वर्तमान में विधायक या फिर हार चुके 2023 में नरोत्तम मिश्रा हो या फिर गोपाल भार्गव, भूपेंद्र सिंह, ये तमाम ऐसे नेता हैं जिनकी अब धीरे धीरे राजनीतिक जो एक कहा जा सकता है कि स्थिति पहले थी, अब कम से कम वैसी नहीं है और इसके पीछे कई सारी वजहें हैं जो विस्तार से रविंद्र जी ने आज एमपी फाइल्स में बताई है। तो हमारे आज के विश्लेषण में इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे और नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।